जैसा कि मित्रों हम नीति शास्त्र के अंतर्गत नीति को समझे थे कि नीति क्या होती है और नीति के अंतर्गत जो भी उसका एक महत्वपूर्ण विषय रहा है नीति का, तो उसके विषय हमने डिटेल से समझ लिया था, राइट। साथ ही साथ मैंने नीति शास्त्र के जो निर्धारण करने के जो महत्वपूर्ण कारक थे उनको हमने मोटे तौर पे समझ लिया था कि जैसे कानून है, समाज है, धर्म है, ठीक है। ये कुछ बाहरी स्रोत होते हैं जो नीति शास्त्र अर्थात नैतिकता को निर्धारण करते हैं, राइट। क्योंकि नीति शास्त्र में और मानवीय संबंध, ठीक है, क्योंकि जब तक मानव नहीं है तो नीति शास्त्र का कोई आशय नहीं होता है। क्योंकि नीति शास्त्र का पर्पज ही होता है कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे मानव की क्रियाकलापों या मानव की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो अपने सोशल समाज में या वो जिस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उनके साथ वो क्या करता है, सहसंबंध निभाता है, राइट। साथ ही साथ वो प्रोत्साहित भी करता है। बात अब ये आती है कि जब नीति शास्त्र के अंतर्गत, जब मैंने आपको बताया था कि ये नीति का मतलब क्या होता है, तो मैंने डिटेल से आपको कंप्लीट कराया था कि नीति का मतलब होता है एक मार्गदर्शन करना या उसे ले जाना होता है। अब ले जाते किसको हैं, तो वो मानव के जो उचित एवं अनुचित जो अभी हैं कर्म हैं उनको एक सही पथ पर ले जाते हैं, अर्थात उसके जो आचरण रहते हैं, जो अपने व्यक्तिगत जीवन में वो करता है या वो उसका जो व्यवहार रहता है, तो उसका व्यवहार जो है वो उचित एवं अनुचित तरीके से हम क्या करते हैं, एक कर्तव्य के पथ पर ले जाते हैं। और वो देखा जाए तो एक ज्ञान के माध्यम से, राइट। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे जीवन में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, बहुत सारी क्रियाकलापें होती हैं जिनको हमें समझना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, इनको समझने के साथ साथ वो कुछ दुराचार जरूर करता है। तो उस चीज़ को निस्तारण करने के लिए, उनको एकदम ख़त्म करने के लिए हमारे यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं, जो बहुत सारे विद्वान रहे हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार से इस चीज़ को निर्धारण किया है, राइट। तो आप जानते हो कि ये चीज़ें जो हैं, ये प्रकार से देखा जाए तो जो भी हमारे नियामकीय विषय होते हैं तो उसमें से नीति शास्त्र है, राइट। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारे मानवीय सहसंबंधों को की व्याख्या करता है। यानी कि मानवीय जो सहसंबंध है तो वो कैसे वो जीवन को व्यतीत करे, उनके साथ कैसे अपना रवैया अपनाए या कैसा डिसीजन ले। तो इसके संदर्भ में आप जानते हो कि ये जो पॉलिसी दी गई है या ये जो फिलॉसफी का एक हिस्सा माना गया है वो एक नीति शास्त्र माना गया है, राइट। तो आप जानते हो नीति शास्त्र में जो निर्धारण करता है, यानी कि कोई भी अगर नीति शास्त्र है, अगर कोई नीति शास्त्र की बात करते हैं तो इस नीति शास्त्र का कहीं ना कहीं एक पर्पज जो होता है वो निर्धारण करने का भी होता है, राइट। क्योंकि आप जानते हो कि अगर नीति शास्त्र में आप जानते हो कि अगर किसी को व्यक्ति के पास अगर हम कहेंगे कि वो इसके पास नीति है, राइट, या वो नीति शास्त्र का बहुत ही ज़्यादा व्याख्या करता है या उसे नीति शास्त्र का ज्ञान है, तो हम कह सकते हैं कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ बाहरी स्रोत रहे होंगे या कुछ आंतरिक स्रोत भी रहे होंगे, राइट। क्योंकि जब तक बाहरी स्रोत और आंतरिक स्रोत दोनों के बीच में एक प्रोत्साहन नहीं बनेगा या सहसंबंध नहीं होगा तो कभी भी आप नीति शास्त्र के संदर्भ में कभी जानकारी नहीं कर सकते हो। क्योंकि आंतरिक स्रोत जो अंतरात्मा का जो स्रोत है, जो अंतरात्मा जो हमें निर्णय लेने के लिए हमको प्रोत्साहित करती है, जो निर्णय लेने के लिए हमें एक प्रकार से भावुक करती है, तो ये हमारा क्या है, एक अंतरात्मा का एक डिसीजन मेकिंग है, राइट। साथ ही साथ आप जानते हो कि जो बाहरी स्रोत होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि समाज होता है, फैमिली होती है, पेरेंट होते हैं, साथ ही साथ धर्म होता है, कानून भी होता है। तो ये हमारे क्या है, एक बाहरी स्रोत होते हैं जो नीति शास्त्र की नैतिकता को निर्धारण करते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि मनुष्य निरंतर जब जीवन व्यतीत करता है तो उसे कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कहीं पे आप देखोगे उचित चीज़ें मिल जाएंगी, कहीं पे अनुचित भी देखने को मिलती हैं, राइट। तो उन चीज़ों को कैसे प्रबंध किया जाए, उनको कैसे मैनेज करके रेगुलेट किया जाए, तो इस चीज़ को कंट्रोलिंग जो पावर एक प्रकार से देखी जाए तो ये बाहरी स्रोतों के हाथ में ही होती है, राइट। क्योंकि अंतरात्मा तो हर व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। तो अंतरात्मा से अगर व्यक्ति निर्णय लेता है तो जरूरी नहीं है कि वो निर्णय जो हो आत्म रूप से वो सही ही हो। क्योंकि हर व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है, एजुकेटेड नहीं होता है। तो जो भी व्यक्ति निर्णय लेता है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो निर्णय जो ले रहा है वो सही है या गलत है, राइट। क्योंकि वो अपने आप को खुद ही नहीं समझ पाता है कि वो निर्णय ले रहा है वो सही है या गलत है, तो वो उसी चीज में भटकता रहता है, राइट। तो वो एक उसकी मनोवृत्ति पर ही प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात अगर आप देखी जाए तो आप जानते हो कि जब तक बाहरी स्रोत इसमें मुख्य कारण नहीं माने जाएंगे तब तक आप नीति शास्त्र को कैसे डिसाइड करोगे। बात ये आती है कि जैसे कानून की बात हम कर लेते हैं, राइट। तो कानून क्या है, नीति शास्त्र का निर्धारणकर्ता कैसे माना जाता है। बात ये आती है कि जैसे कि कानून की अगर हम बात कर लें
तो कानून एक प्रकार से देखा जाए तो क्या है, एक प्रकार से एक व्यवस्था है, एक विधि होती है जो कहीं ना कहीं देखा जाए कि हमारी सामाजिक व्यवस्था को या हमारे यहाँ की जो भी एक पूरी एक रेगुलेटरी व्यवस्था होती है, जो एक सिस्टम होता है, उसको क्या करता है, वो मैनेज करता है, या लोगों को अंतर्गत जो भी उनको किस प्रकार से जीवन में सर्वाइव करना है, कैसे जीवन में चलना है, उस चीज़ को लेकर के वो नियंत्रण करता है, उस चीज़ को वो एक कानून बनाता है, तो उस कानून के आधार पर लोगों को पालन करना होता है, राइट। तो आप जानते हो कि इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं ये कानूनी तौर पर बनती हैं, तो ये कानूनी तौर पर जो व्यवस्थाएं बनी गई हैं ये हमारे देखा जाए तो नीति शास्त्र का विषय मानी जाती हैं एक आधार पर, क्योंकि आप जानते हो इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो भी कृतियां हैं या जो भी लोगों द्वारा अपराध किए जा रहे हैं उस पर क्या हो सके, कायम किया जा सके, उन पर नियंत्रण किया जा सके। साथ ही साथ आप जानते हो कि हमारे समाज में एक देखा जाए तो अपने एक व्यवहारिक संबंध होते हैं, तो उन संबंधों में बहुत सारी क्रूरता है, तो उस चीज़ों जैसी त्रुटियों को दूर करने के लिए आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे धर्म की व्यवस्थाएं की गई हैं, हमारे यहाँ पे अलग अलग सामाजिक एक स्थानीय कानून या स्थानीय नियमों की व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि समाज के अंतर्गत भी ये व्यवस्था बनी रखे। तो वो भी एक प्रकार से उनका कानून है, लेकिन कानून का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार का ही कानून हो। कानून वो कानून होता है जो एक प्रकार से देखा जाए हमारे यहाँ पर जितनी भी व्यवस्था है उनको एक रेगुलेट तरीके से उन्हें चलाया जा सके, उनको नियंत्रण किया जा सके। साथ ही साथ अब यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो भी व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं, उन व्यवस्थाओं को किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सके या उनको कैसे प्रबंध करके आगे रेगुलेट किया जा सके। तो इस चीज को नियंत्रण करने का जो मुख्य जो कारक माने जाते हैं वो होते हैं कानून, धर्म और समाज, राइट। तो इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो नीति शास्त्र है या नीति शास्त्र के अंतर्गत जो नीति लोग जो उसको शिक्षा ले रहे हैं या जो भी अपने आप को रेगुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कानून, धर्म, समाज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत सारे देश में ऐसा है कि समाज नहीं है, धर्म नहीं है, कानून है, लेकिन आप जानते हो कि वहाँ धर्म समाज अगर नहीं है तो वहाँ पर लोग जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम आपको देखने को मिलेगी, राइट। कानूनी तौर पर उनको फ्रीडम है, लेकिन आप जानते हो वहाँ पे समाज जैसी या वहाँ पे कोई परिवार जैसी व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं, तो वहाँ पे लोग अपने को अकेलापन फील करते हैं, राइट। साथ ही साथ वो एक दूसरे का शोषण करने का भी प्रयास करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर वहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार से जो दुराचारी चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, इन पर डायरेक्ट जो होता है वो कानून का ही नियंत्रण होता है, राइट। वहां पे धर्म समाज का नियंत्रण नहीं होता है। तो ऐसी भी चीजें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन आप जानते हो कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो बाहरी स्रोत में जो कानून है, ओके, तो ये कानून क्या करता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी चीजें हैं उन व्यवस्थाओं को नियंत्रण करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो आप एक चीज देखिए, समझिए मेरी बात को। जैसे आप जानते हो कि ये जैसे कानून है, राइट, ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये बाहरी स्रोत माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि ये एक प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये कानून के माध्यम से, या हम कह सकते हैं ये नीति शास्त्र का निर्धारण करता माना जाता है, राइट। जैसे आप जानते हो एग्जाम्पल में कि अगर आप जानते हो कि अगर किसी प्रकार से कोई कानून अगर बनाया गया है, ठीक, कोई भी कानून है, बहुत सारे समय समय पर सरकार बनाती रहती है कानून, अलग अलग प्रकार से उनको अलग अलग प्रकार से उनको प्रबंध भी करती है, उनको एक अनुच्छेदों में भी डालती है। तो इस टाइप से आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर कानून की व्यवस्था चलती है, ओके। इसके लिए पूरी सिस्टमेटिक तरीका प्रणाली बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पर पूरी ब्यूरोक्रेसी तैयार की गई है ताकि यहाँ पर जो स्थायी कार्यपालिका है वो अपने आधार पर अपने एक ईमानदारी से सत्यनिष्ठा के साथ कानून का आधार बनाते हुए वो क्या कर सके, काम कर सके, राइट। और इस कानून को, ठीक है, इस कानून का एक मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है, राइट, तो अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो 100% है वो इस कानून के, अगर ये कानून अगर बनाया गया है तो इसके आधार पर अगर ये उचित है तो 100% हम कह सकते हैं कि ये नैतिकता का निर्धारक है, राइट। क्योंकि आप जानते हो कानून जो बनते हैं, जो भी बनते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो कौन बनाती है, वो कानून बनाने का जो पावर दी गई है वो दी गई है संसद को, राइट। तो संसद क्या करती है, समय समय पर अपना एक्ट जारी करती है, उस एक्ट पर के आधार पर एक कानून बनता है, राइट। लेकिन आप जानते हो कि ये जो कानून जो बन रहे हैं, ओके, तो ये किस लिए बन रहे हैं? ये इसीलिए बन रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो देश की व्यवस्था है, देश की सामाजिक व्यवस्था है या देश की जो भी राजनीतिक व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं को क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके उनको रेगुलेट किया जा सके, या वहाँ पर जो भी हमारी नियम की व्यवस्थाएं चल रही हैं या पहले से जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उन व्यवस्थाओं को रेगुलेट किया जाए या उन व्यवस्थाओं को खत्म किया जाए, इनके संदर्भ में कानून बनाए जाते हैं, ओके।
अब बात ये आ जाती है कि ये जो कानून है, राइट, ये कानून है, ये कहाँ तक हमारी नैतिकता को निर्धारण करता है, राइट। बात अब ये आती है कि ये जो कानून है ये कहाँ तक हमारी नैतिकता को निर्धारण कर रहा है। तो आप एक चीज़ ये बताइए कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सरकार ने जैसे कोई ये कानून बनाया, ठीक, वो कानून में उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट के कहीं भी नहीं जा सकता है, राइट। तो आप ये बताइए, ये हेलमेट हमारे लिए नैतिकता का निर्धारक है या नहीं? एक पर्पज में देखा जाए तो ये नैतिकता का निर्धारक है और एक पर्पज में नहीं भी देखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कोई भी चीज है उसके दो पहलू होते हैं, एक तो सकारात्मक एक पॉइंट होता है, एक होता है निगेटिव पॉइंट। तो पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट दोनों चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो मुझे नैतिकता के निर्धारक में पहले बहुत हम पॉजिटिव पॉइंट को सबसे पहले काउंट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो कि जैसे आप जानते हो कि नैतिकता के निर्धारक में जैसे पॉजिटिव पॉइंट की अगर हम बात करें, ओके, तो पॉजिटिव पॉइंट में होता क्या है बेसिकली कि अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति जैसे क्या करता है कि एक व्यक्ति गाड़ी पे जा रहा है, तो अगर वो हेलमेट है या कोई व्यक्ति वाहन में गाड़ी चला रहा है तो उसके बाद सीट बेल्ट होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए ताकि वो अपने आप को सुरक्षित फील कर सके, राइट। क्योंकि आप जानते हो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर व्यक्ति गाड़ी चला रहा, कोई भी हादसा होता है तो कहीं ना कहीं वो वाहन में अपने आप को सुरक्षित तो महसूस करेगा ना, तो इससे भी एक सिक्योरिटी होती है। दूसरी बात है कि अगर वो हेलमेट लगा के चल रहा है तो अगर किसी प्रकार से दुर्घटना उसके साथ होती है तो कहीं ना कहीं उसका जो भी अपना फेस है या जो उसका अपना बॉडी है, स्ट्रक्चर ऊपर का जो मेन माना जाता है, तो वो चीज़ की सुरक्षा में रहेगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि अगर हेलमेट नहीं पहनता है, कोई भी घटना होती है तो हमारा जो मस्तिष्क होता है ये इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसमें अगर किसी प्रकार का झटका लगता है तो हो सकता है कि हमारे शरीर को डैमेज पहुंच सके और हमारी मृत्यु भी हो सके। तो इस स्थिति में क्या होता है कि हेलमेट एक इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो हेलमेट अगर सरकार ने कहा है कि रेगुलेट तरीके से कि हेलमेट हर व्यक्ति को गाड़ी वाहन पे अनिवार्य है, तो ये नैतिकता का निर्धारण इस आधार पर है कि हर व्यक्ति की ये सुरक्षा प्रदान करता है, राइट, हर व्यक्ति की ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये लगभग में देखा जाए तो ये 90% तक ये नैतिकता का निर्धारक इस आधार पे ये माना जाएगा। लेकिन क्या होता है कि प्रॉब्लम बेस क्या होता है कि व्यक्ति कोई भी घटना अगर हो गई है, राइट, कोई भी घटना, आप देखो इसका पॉजिटिव पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या है कि व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए सरकार ने बना दिया है कि ये व्यक्ति जो है अगर कहीं भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे वाहन के माध्यम से जा रहा है, चाहे वो 2 पहिया हो या फोर वाली गाड़ी हो, राइट, तो वो इस हेलमेट का या सीट बेल्ट का यूज करेगा, राइट। अब बात ये आती है कि निगेटिव पॉइंट क्या आती है, निगेटिव पॉइंट क्या आता है? निगेटिव पॉइंट ये आता है कि जैसे आप जानते हो कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी परिस्थिति में कहीं पे गिर पड़ा हो या किसी प्रकार की स्थिति में वहां गिरा हो, ओके, तो उस व्यक्ति को उठाने के लिए क्या हो सकता है कि दूर दूर तक कोई चीज जानकारी देखने को ना मिल रही हो। अगर फोन से कोई चीज जानकारी पता चलती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर पता चल भी जाती है, तो वो क्या करेगा कि वो व्यक्ति है, हो सकता है उसके पास हेलमेट जल्दी से ना उठाए, वो उसकी सुरक्षा के लिए वो बिना हेलमेट के ही गाड़ी उठा के भाग दे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ कानून का उल्लंघन हो गया, क्योंकि कानून में तो ऐसा है नहीं, कि कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भाई आपातकालीन में हेलमेट नहीं पहन सकते और अपने हेलमेट पहनो, ऐसा तो कुछ है नहीं। वहां तो सीधा सीधा है कि कानून के आधार पर हेलमेट व्यक्ति को पहनना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि इससे कानून का उल्लंघन हो रहा है, राइट, यहाँ पे कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पर कानून का उल्लंघन तो है, लेकिन यहाँ पर एक दृष्टि से नैतिकता का पालन भी है। क्यों? नैतिकता हमको ये नहीं कहती है कि आप हेलमेट पहनो या ना पहनो, नैतिकता ये कहती है प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की जाए, प्रत्येक व्यक्ति को ये ध्यान में रख करके हुए कोई कर्तव्य किया जाए, ओके। तो इससे कानून का उल्लंघन तो है, लेकिन यहाँ पे नैतिकता की दृष्टि से ये उचित माना जाएगा। तो आप जानते हो कि निगेटिव पॉइंट जो है वो देखा जाए कानून के आधार पर ये गलत देखा जाता है, राइट, कानून के बेस पर ये गलत देखा जाता है, लेकिन नैतिकता की दृष्टि से वो सही है, नैतिकता की दृष्टि से वो ठीक माना जाता है। तो आप ये चीज समझ सकते हो कि नैतिकता के निर्धारण में पॉजिटिव पॉइंट, निगेटिव पॉइंट सभी पॉइंट देखने को मिलते हैं। चलिए, अब बात ये आती है कि अगर कोई भी चीजें आपको समझना हो, जैसे कि क्या होता है, कभी कभी देखा जाए तो इन जो कानून हैं, राइट, ये कानून जो हैं वो नैतिकता के निर्धारक तो माने जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि ये कानून का कभी कभी दुरुपयोग भी किया जाता है, ओके। तो ये कानून जो होते हैं इनका कभी कभी क्या होता है कि दुरुपयोग भी करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि उच्च स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो तो इस कानून को उनका जो अनुपालन है वो सही चलता है, राइट,
वो अपने आधार पे, अपनी प्रतिष्ठा के आधार पे या अपनी पदवी के आधार पे वो काम सही करते हैं, वो कानून के बेस पे काम करते हैं। लेकिन जो निम्न स्तर के जो लोग होते हैं वो इस कानून को भ्रष्ट तरीके से भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि वो अपना दादागिरी करेंगे या अपना किसी प्रकार से घूसखोरी टाइप से वो यूज करेंगे, तो इससे कानून का क्या है, उल्लंघन है, राइट। इससे क्या है कि सामने वाले व्यक्ति पर क्या है कि इसका दुरुपयोग किया गया है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए क्या हो जाती है, वो नैतिकता के दुष्प्रभाव पड़ जाते हैं, क्योंकि नैतिकता पे उसका परिणाम उल्टा जाता है। तो आप ये चीज खुद समझ सकते हो कि कानून एक बेस पे ठीक है, कानून एक बेस पे ठीक क्या है कि किसी व्यक्ति की अपराध कर रहा है तो अपराध करने के आधार पर उसको दंड की सजा, उन्हें दंड दिया जाएगा, इस व्यक्ति ने गलत काम किया है तो इसे दंड देना चाहिए, ये तो बात सही है। लेकिन एक आधार पर क्या होता है कि उसी कानून का अगर दुरुपयोग किया जाता है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है, अपराध फिर भी उसको अपराध का जुर्म लगा करके उसको मारना या उसको जेल में डालना, ये जो चीजें देखने को मिलती हैं, ये भी आप देखोगे ना तो ये दुरुपयोग है। इससे क्या है, नैतिकता पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर मोरल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इस चीज को लेकर के मोरल नहीं होते हैं अधिकारी या कोई भी निम्न स्तर के, तब तक नैतिकता का निर्धारण वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जानते हो कानून एक प्रकार से सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक दोनों पॉइंट से देखा जाता है, क्योंकि कानून जो है एक दृष्टि से तो वो सकारात्मक पॉइंट दर्शाता है, लेकिन दूसरी दृष्टि से उसका दुरुपयोग करने पर वो नैतिकता का निर्धारक नहीं हो सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि कानून जो बनाया गया है उसे निर्धारण या उसे लागू जो इम्प्लीमेंट करेंगे, जनता तक लागू करेंगे, वो लागू ऑटोमेटिक नहीं होता है, उसे अधिकारी लगाएंगे या उसे नीचे के लोग जो हैं उसे वो लागू करते, वो उस पर काम करते हैं, राइट। तो वो इतने जानकार नहीं होते हैं, इतनी उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है ताकि उस चीज़ को कंसीडर कर सकें, समझ सकें। तो इसलिए आप जानते हो कि वो कभी कभी इसका दुरुपयोग भी कर देते हैं। तो इस आधार पर ये कानून जो होता है वो नैतिकता का निर्धारक के साथ साथ ये नैतिकता का एक दुष्प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये चीज आप समझ में आ गई होगी आपके। चलिए, चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको कानून और नैतिकता का निर्धारक में आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो जैसे आप जानते हो, एग्जाम्पल में एक चीज और ले लो, जैसे सरकार ने अभी एक रूल बनाया है कि जो आपने देखा हो कि जो 24 मंथ का जो टाइम दिया है पीरियड का, वो सॉरी उसका जो अबॉर्शन होता है गर्भवती का, जो महिलाएं जो करती हैं, तो वो 24 मंथ तक अधिकतम 24 सप्ताह तक अधिकतम दी गई है, राइट। 24 यानी 24 वीक दिया गया है, राइट। तो इससे क्या है कि जो महिलाएं जो हैं वो अपना गर्भपात करा सकती हैं, अबॉर्शन करा सकती हैं, राइट। लेकिन ये अधिकतम है 24 में, वैसे तो उनके 20-21 दी गई है, लेकिन जैसे कि जब इमरजेंसी कोई चीज़ की होती है तो वो 24 तक करा सकते हैं, राइट। लेकिन इसके लिए बोर्ड की, उन्हें यहाँ पे जो मेडिसिन बोर्ड होता है उसकी उनको सहमति एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, इसके बाद ही ये होता है, राइट। लेकिन ये क्या है, ये नैतिकता की दृष्टि से सही है, नैतिकता की दृष्टि से ये भी सही है, क्योंकि महिलाएं बहुत सारी होती हैं कि उनके साथ रेप होते हैं या उनके साथ कोई भी गलत अपराध होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके अगर वो गर्भवती हो जाती हैं तो वो क्या होती हैं कि 24 वीक तक वो अपना गर्भपात करा सकती हैं। लेकिन आप जानते हो कि इसका ये तो सकारात्मक पॉइंट है, ये नैतिकता की दृष्टि से सही है, क्योंकि महिलाओं की नैतिकता क्या कहती है कि हर व्यक्ति की जान, हर व्यक्ति की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसलिए गर्भपात अगर 24 वीक तक भी होता है वो राइट है, सही है, वो उचित है। ओके, अगर वो गलत तरीके से उसको यूज किया गया है, महिला को गलत तरीके से यूज किया गया है, उसके बिना अनजाने, बिना उसके सहमति के जबरन उसको यूज किया गया, तो इस दृष्टिकोण से ये गलत है, राइट। तो ये नैतिकता की दृष्टि से गलत है। लेकिन बात ये आती है कि इसी नैतिकता को लोग क्या करते हैं, महिलाएं क्या करती हैं, इसका दुष्प्रयोग भी करती हैं, राइट। तो ये नैतिकता की दृष्टि से वो तो चीज ठीक थी, लेकिन आप जानते हो कि जब ये नैतिकता का उल्लंघन होता है तो इस दृष्टिकोण से कभी कभी ये कानून जो होते हैं उल्लंघन में भी शामिल हो जाते हैं, राइट। ये तो सही है कि 24 सरकार ने किया कि 24 वीक तक गर्भपात करा लो, तो वो तो हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या है कि जो महिलाओं के साथ गलत अपराध हुए हैं या जबरन किसी के साथ रेप हुआ है, तो उस टाइम में गर्भवती महिलाएं हो गई हैं या उस स्थिति में वो क्या कर सकती हैं,
हैं, अधिकतम 24 वीक तक अपना गर्भपात करा सकती हैं, राइट। लेकिन बात अब ये आती है कि जो महिलाएं जानबूझ के ये कदम उठा रही हैं, जानबूझ के गर्भवती या जानबूझ के साथ अपना वो करवा रही हैं, करती हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये नैतिकता की दृष्टि से ये निर्धारक नहीं माना जाएगा। इसमें क्या है कि वो जो कानून बनाया है सरकार ने, वो एक दृष्टिकोण तो सही जा रहा है, लेकिन दूसरा उसका निगेटिव भी देखने को मिल रहा है। तो ये नैतिकता में कानून कहीं ना कहीं हद तक देखा जाए तो वो ठीक है, नैतिकता के निर्धारण में वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव जब देखने को मिलता है तो इससे नैतिकता पे धब्बा लगता है। ओके, तो ये आपके माइंड में सेट होने जाना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको किस प्रकार से जो कानून है वो नैतिकता का निर्धारण करता माना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको डीपली से मैंने समझाया है, बहुत ही नॉलेज दिया है। चलिए, आशा करते हैं आपको ये चीज़ें एक एक बारीक बारीक पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट कि समाज जो होता है वो कानून का नैतिकता का निर्धारक कैसे है। समझ रहे हो, समाज जो है वो नैतिकता का निर्धारण कैसे है। चलिए, तो समाज की अगर हम बात करें तो आप जानते हो कि समाज जो होता है, तो समाज आप देखोगे कि समाज भी एक शिक्षित समाज होता है, ओके, और एक होता है अशिक्षित समाज। एक होता है शिक्षित और एक होता है अशिक्षित समाज। शिक्षित समाज जो होता है ये बेसिकली देखा जाए तो ये अपने देखा जाए तो बहुत सारी ओरल चीज़ों पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। जैसे आप जानते हो कि शिक्षित समाज के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी वर्ग होते हैं शिक्षित समाज के, ओके, जो उनकी कम्युनिटी होती है, तो वो लोग जो होते हैं वो एक शिक्षित हैं, राइट, लेकिन उनको खुद का एक अपना देखा जाए तो उनका रहन सहन या उनका वातावरण या उनका बातचीत करने का तरीका, उसमें सारा बदलाव आ जाता है, राइट। तो इससे क्या है कि उनके अंदर की जो भी एबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा एकदम क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो शिक्षा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस समाज के अंतर्गत अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो शिक्षित समाज जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने जो भी बच्चे हैं, राइट, तो इन बच्चों को शुरू से ही वो अच्छे कॉलेजों में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा नॉलेज देंगे, या उनको गलत कदम जो उठा रहे हैं उनसे रोकने का प्रयास करेंगे। ओके, तो इससे क्या है कि शिक्षित समाज जो है एक बुद्धिजीवी समाज माना जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर वो कोई भी निर्णय लेते हैं अपने बच्चों के साथ तो वो उचित ही निर्णय लेंगे। गलत निर्णय लेने पे अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसके लिए वो हमेशा क्या होते हैं, उसको ख़त्म करने का प्रयास ही करते हैं। ये शिक्षित समाज की एक अपनी अभिलाषा होती है या उनकी एक अपना औपचारिक एक व्यवहार होता है, राइट। अब दूसरी बात है कि जैसे अशिक्षित समाज है, तो अशिक्षित समाज में अगर देखा जाए तो बहुत सारे आप देखेंगे कि उनके अंतर्गत बहुत सारी प्रवृत्तियाँ ऐसी देखने को मिलती हैं जो भरी पड़ी हैं कुर्तियों को लेकर के, ठीक है। जहाँ तक देखा जाए अशिक्षित समाज में संस्कार को लेकर के बहुत ज़्यादा अपना वो चलता है, लेकिन अशिक्षित समाज में कुछ ऐसे भी संस्कार हैं जो अब वर्तमान में नैतिकता की दृष्टि से भी वो अनुचित माने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखोगे कि पहले क्या होता था कि सती प्रथा थी, बाल प्रथा थी, बहुत सारी प्रथाएं थी। तो हमारे यहाँ पर जो बुद्धिजीवी लोग रहे उन्होंने क्या किया, इस चीज़ों को ख़त्म किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सती प्रथा जैसे कानून जो थे वो लेकर के आए, तो उनसे क्या हुआ, ये पूरा की पूरा ये सब चीज़ें खत्म हुई। महिलाएं जो बाल विवाह थे वो खत्म हुए, राइट। सरकार ने अब नए जो 18 साल से उम्र से ऊपर से लड़कियों की शादी का जो नियम कानून बना दिया वो अब ठीक है। लेकिन इस क्या था कि पहले अशिक्षित समाज ये इन चीज़ों को नहीं समझता था, लेकिन ये नैतिकता की दृष्टि से ये गलत था, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर अशिक्षित समाज के अंतर्गत कुछ चीज़ें ऐसी जो हैं वो नैतिकता की दृष्टि से सही भी हैं, ओके, कुछ गलत भी हैं, कुछ सही भी हैं। सही का मतलब ये है कि हमेशा वो धर्म की शिक्षा की बात करते रहते हैं, हमेशा वो एक अपने आप को ज्ञान की बातें करना या वो ज्ञान ग्रंथों की बातें करना, ये अशिक्षित समाज में देखने को मिलता है। अशिक्षित वो भले ही है लेकिन वो इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं। अशिक्षित समाज भागवत कथाएं, लीलाएं, इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा मान्यता वो ज़्यादातर देता है। लेकिन शिक्षित समाज भी देता है, लेकिन शिक्षित समाज इस चीज़ को इग्नोर नहीं करता। शिक्षित समाज इस चीज़ को भी मानता है, लेकिन शिक्षित समाज इस चीज़ को एक दृष्टिकोण में देख करके मानता है। उसके प्रति एक आत्मविश्वास या उसके प्रति अंधविश्वास, आडंबर, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती शिक्षित समाज के लिए। जबकि अशिक्षित समाज में ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हैं, बहुत ही लोग ऐसा काम करते हैं, आडंबरी जैसा काम करते हैं। तो ये चीजें अशिक्षित समाज में देखने को मिलती हैं। लेकिन आप जानते हो अशिक्षित समाज में कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ चीजें गलत भी हैं, राइट। तो इससे क्या है कि हमारी नैतिकता का निर्धारक माना जाता है, राइट। दूसरी बात ये आती है
कि आप देखोगे, एक मिनट, चलिए, तो हम क्या आपको बता रहे थे कि जो शिक्षित समाज है या अशिक्षित समाज है, ये समाज दो ही टाइप के होते हैं। ऐसा है नहीं कि कोई एक मिडिल समाज भी होता है मिडिल, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे शिक्षित और अशिक्षित समाज की ही बात करना चाहते हैं। तो शिक्षित समाज क्या है, किस प्रकार से नैतिकता का निर्धारण करता है, अशिक्षित समाज है वो किस प्रकार से नैतिकता का निर्धारण करता है। तो आप देखेंगे कि जो शिक्षित समाज होता है, ओके, तो शिक्षित समाज के अंतर्गत बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी। उनका तो एक तो वातावरण अपने आप को स्वयं का चेंजमेंट देखने को मिलेगा, राइट। वातावरण का मतलब ये नहीं है कि कोई यहाँ पे कोई क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। यहाँ वातावरण एक प्रकार से देखा जाए तो उनका एक रहन सहन की बात है, ओके, रहन सहन या उनकी पर्सनैलिटी की बात होती है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि इसमें आप बोले सर क्या ये नैतिकता के निर्धारण हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो इससे क्या है कि जब वातावरण में अच्छी चीज़ें रहन सहन देखने को मिलेंगी, पर्सनैलिटी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो इससे क्या है कि जो भी लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं या पर्सनैलिटी वाले लोगों को देख रहे हैं तो वो अपने आप में स्वयं में बदलाव करने का प्रयास करेंगे, ओके। तो इससे क्या है कि अच्छे अच्छे लोगों के प्रति उनकी रवैया, उनका दृष्टिकोण जो है वो चेंज होता जाएगा लोगों का, ठीक है। तो इससे क्या है कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा, अच्छा बदलाव होगा, समाज सचेता होगा। तो इससे क्या है कि अपराध जैसी कृतियाँ हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं कमियाँ उनमें देखने को मिलेगी, उसमें कमी आएगी। तो इससे क्या है कि नैतिकता अपने आप में एक बहुत अच्छी, एक स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगी। तो इस टाइप से वातावरण की बात कर लो, रहन सहन। दूसरी बात कर लो कि ये क्या करते हैं, तो इनका ही अपना रहन सहन, खान पान है, वो सब आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा, ओके, वो सब आपने को देखने को मिलेगा, खान पान है। तीसरी बात है कि इनका जो भी जानवर होते हैं, जो जीव होते हैं, उनके प्रति इनका व्यवहार जो रहता है, ठीक है, वो बहुत ही संवेदनशील होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वो क्या होता है कि इस इमोशन को समझते हैं, या दूसरे जीव की जो भी अपनी उनकी एक मर्यादा हैं, जो उनके अपने जो दूसरे जीव होते हैं उनका जो अपना रहन सहन है, या वो जिस हिसाब से अपना वो सर्वाइव करते हैं, तो उस चीज़ को जो शिक्षित लोग हैं वो चीज़ को समझते भी हैं, राइट। लेकिन ऐसी बात अशिक्षित में भी देखने को मिलती है। अशिक्षित में मेन चीज़ होता है, देखो ये चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं, जानवरों के प्रति जो व्यवहार है, ये बेसिकली व्यक्ति के इमोशनली चीज़ पे ज़्यादातर डिपेंड करता है, राइट। यहाँ शिक्षित अशिक्षित पे डिपेंड होता है, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के प्रति इमोशन वाली चीज़ें हैं, तो ये एक अशिक्षित समाज में भी बहुत देखने को मिलता है। क्यों? अशिक्षित समाज इस चीज़ को मानता है कि दूसरे जानवर भी हैं, इनके भी प्राण होते हैं, इनकी भी प्रति गलत कदम नहीं करना चाहिए, इन्हें मार के खाना नहीं चाहिए, या उनके साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी माना जाता है। तो विवेकशील प्राणी होने के नाते उसे विवेक का मतलब ज्ञान होता है, उसे ये जानकारी होती है क्या उचित है क्या अनुचित है, वो इस चीज़ का निर्धारण करता खुद होता ही है, ठीक है। व्यक्ति खुद होता है, इस चीज़ का निर्धारण करता खुद है। तो इसलिए वो जानता है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वो खुद जागृत होता है। लेकिन शिक्षित समाज में ये ज़्यादातर देखने मिला है कि जानवरों के प्रति या किसी के प्रति व्यवहार देखने को मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षित लोग होते हैं जो बेवकूफ़ी तरीके से गलत प्रयोग करते हैं, जानवरों का गलत यूज करते हैं, या दूसरे के जानवरों के प्रति मार काट ये सब करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन आप जानते हो कि अगर कोई भी जानवर हमारे लिए या अन्य जीवों के लिए खतरा महसूस होता है या खतरा है, राइट, तो उस पर अगर प्रभाव डालते हो तो वो नैतिकता की दृष्टि से गलत नहीं माना जाएगा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो, राइट। ज़्यादातर देखा जाए तो वो जीव तो विवेकशील है नहीं, तो उसको नियंत्रण ही किया जा सके, उसको कैसी प्रकार से प्रबंध किया जा सके, उस पर किसी ना किसी प्रकार से उस पर अपनी एक कमेटी के माध्यम से या टीम के माध्यम से उसको रोका जा सके, तो वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जानवर विवेकशील नहीं होते हैं, राइट। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील होता है, उसे विवेक का ज्ञान होता है, हर चीज़ को वो समझ सकता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट। और जानवरों जीवों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ना समझती है, राइट। लेकिन उनके अंतर्गत इमोशन होता है, प्यार होता है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। जानवरों में बुद्धि नहीं होती है, लेकिन इमोशन, प्यार, ये सारा कुछ उनके दिमाग, उनका माइंड भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बुद्धि नहीं होती, बस इतना फर्क होता है। चलिए, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि शिक्षित समाज जो होता है वो बेसिकली उसका जो व्यवहार है वो किस टाइप से होना चाहिए दूसरों के प्रति, तो वो चीज़ें शिक्षा पर ही डिपेंड होती हैं, ओके। तो ये शिक्षित समाज जो है बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कल्पनाएं की जाती हैं, उस चीज़ों को वो अंडरस्टैंडिंग करता है,
ओके। साथ ही साथ देखोगे कि शिक्षित समाज में जो भी अपना उनका एक बातचीत करने का तरीका होता है, दूसरों के साथ अपने बात को रखने का तरीका होता है, उसमें बहुत ही एक्सचेंज देखने को मिलेगा, खूब बहुत ही बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि वो नम्रता तरीके से अपनी बात करेंगे, नम्रता तरीके से अपना कोई भी प्रश्न रखने का प्रयास करेंगे या वो नम्रता तरीके से अपना उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसमें किसी प्रकार की अभद्रता जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, राइट। तो ये शिक्षित चीज़ें देखने को, शिक्षित जो समाज होता है उन चीज़ों में ये चीज़ें डीपली से देखने को मिल जाएंगी, उस चीज़ को वो सर्वाइव भी करते हैं और उस चीज़ को वो झलकती भी हैं, ओके। चलिए, तो ये शिक्षित समाज में, साथ ही साथ शिक्षित समाज के जो जैसे जो बच्चे होते हैं, तो इन बच्चों की अगर बात की जाए तो ये बच्चे देखा जाए तो जब अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ते हैं, राइट, अच्छे कॉलेजों में पढ़ेंगे तो अच्छे कॉलेजों में इनके जो माता पिता पेरेंट होते हैं वो अच्छे कॉलेजों में पढ़ाएंगे या उनको बचपन से ही अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे या उनको गलत चीज़ों से अलग करने का प्रयास करेंगे, तो यही जो बच्चे हैं कुछ अच्छा कर पाएंगे, राइट। यही लाइफ में कुछ अच्छा पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, अच्छे मान बन पाएंगे और देश को चला पाएंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये एक शिक्षित समाज में देखने को मिलती हैं, राइट। लेकिन बात अब ये आती है कि अशिक्षित समाज जो है, अशिक्षित समाज जो है, तो वो अशिक्षित समाज के अंतर्गत आप जानते हो कि ये चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। अशिक्षित समाज में आपको देखो जानवर के प्रति जो व्यवहार है वो तो देखने को मिल जाता है, लेकिन सभी में देखने को नहीं मिलता है। अशिक्षित समाज में सभी में ये दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा हो ये देखने को नहीं मिलता है, कुछ में तो मिल जाता है। तो हम किसी के एक पक्ष की बात हम नहीं कर सकते हैं, राइट, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सबकी अपनी अपनी मनोवृत्ति है, अपने अपने एक विचारधाराएं हैं, वो उसको किस प्रकार से वो आचरण के आधार पर, विवेक के आधार पर कैसा निर्णय लेता है, तो वो उसकी शिक्षा पर निर्भर होता है, ठीक है। वो उसकी अपनी एक मनोवृत्ति पर डिपेंड करता है। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने तरीके से वो निर्णय लेते हैं, तो उनका हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन हम यही इतना ही कह सकते हैं कि शिक्षित और अशिक्षित समाज के अंतर्गत एक नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षित समाज काफ़ी उन्नतिपूर्ण माना जाता है, राइट, जबकि अशिक्षित समाज इतना नहीं माना जाता, क्योंकि उसे हर तरीके का नॉलेज नहीं होता है, तो वो किस टाइप से अपने जीवन को सर्वाइव करे, लेकिन बस उस पर मेहनत करवाना आता है केवल एक तरीके से, लेकिन माइंड का एक साइको का उसे इतना नॉलेज नहीं होता है, राइट। चलिए अरे ज़्यादा फास्ट हो रहा है यार, रुक जाओ 1 मिनट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एक जैसे महिला की बात कर लो, महिला सशक्तिकरण की बात कर लो, तो महिला सशक्तिकरण में सबसे अहम मुद्दा जो माना जाता है वो समाज का ही माना जाता है। सरकार कितना भी महिला सशक्तिकरण करने के लिए अलग अलग तरीके से उपाय कर ले या बहुत सारे कानून बना ले, महिला सशक्तिकरण करने के लिए बहुत सारे सरकार ने कानून बना रखे हैं, ठीक है। महिला ग्रुप बना रखा है, महिला हेल्पलाइन बना रखा है, महिलाओं के लिए जॉब की अलग की, महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था, महिलाओं के लिए हर जगह व्यवस्थाएं कर रखी सरकार ने। लेकिन आप जानते हो ये महिला सशक्तिकरण के लिए अहम मुद्दा है, राइट। लेकिन आप जानते हो कि जब तक इस महिला सशक्तिकरण में समाज की भूमिका नहीं होगी, महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता है, राइट। क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो घरेलू कामकाज में ज़्यादा हैं, आज भी निपुण हैं। लगभग में आप देखोगे कि लगभग में 80%, 80-85% जो महिलाएं हैं वो घरेलू स्तर में ही बिजी रहती हैं, घरेलू कार्य में ही बिजी रहती हैं। तो इसकी वजह से आप जानते हो कि वो अपने आप को सशक्त नहीं कर पाती हैं या अपने आप को इस देश की भागीदारी में अपनी भूमिका नहीं निभा पाती हैं। तो इसलिए आप जानते हो कि उनका सशक्तिकरण नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ का जो समाज है वो समाज एक प्रकार से देखा जाए तो अशिक्षित या वहाँ का क्रूरतावादी समाज या रूढ़िवादी प्रकार का समाज होता है, क्योंकि वहाँ परंपरागत चीज़ें ज़्यादा मान्यताएं देती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जानते हो कि यहाँ पर अगर आप देखो जाए तो इस महिला के लिए, अगर कोई महिला बहुत ही परंपरागत तरीकों से जी रही है या उसमें निपुण है या वो घरेलू स्तरों में बिजी रहती है, तो अपने आप को वो सशक्त नहीं है। भले ही वो दाल रोटी खा रही हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें सरकार में उसका कोई भी योगदान नहीं है या सरकार या देश में उसका कोई योगदान नहीं माना जाएगा। क्यों? घरेलू स्तर में घरेलू कार्य कभी भी किसी भी योगदान के रूप में नहीं जोड़े जाते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि ना सरकार को इससे कोई फायदा होता है।
अब बात ये आ जाती है कि इनका सशक्तिकरण करने के लिए अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार से डिसीजन लेती है, अलग अलग प्रकार से नियम कानून बनाती है ताकि महिलाओं को भागीदारी दे सके, या महिलाओं को आरक्षण दे सके, महिलाओं के लिए अलग से हेल्पलाइन दी जा सके, महिलाओं के लिए अलग से संगठन बनाए जा सकें, या इसके लिए महिला आयोग देख लो, बहुत सारे सरकार ने किए हैं, हम तो 10-15 गिना देंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि ये समाज की दृष्टि से कितना सही है कितना गलत है। देखो बात ये है कि अगर समाज इस महिला को सशक्त करने में योगदान देता है, अगर घर का मुखिया या घर का व्यक्ति अगर महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करता है या महिलाओं को आगे बढ़ाने में सशक्त करने का प्रयास करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो महिला अपने आप पे एकदम स्वतंत्र है, वो किसी के क्रमबद्ध या किसी में बंधी हुई नहीं है। तो वो महिला जब स्वतंत्र रूप से काम करेगी तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि वो उसमें नैतिकता कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि महिला कोई किसी का कोई बंदिश नहीं है, ना कोई किसी भगवान ने कहीं पैदा हुआ है तो उसे ऐसा है कि उसे बांध दो कहीं जकड़ियों में, कहीं भी चैन में बांध दो, ऐसा तो है नहीं। वो फ्रीडम है उनको अपने तरीके से कार्य करने की। तो सरकार इसमें क्या है, अलग अलग अपना एक कानून बनाती है। देखो तो वो तो बनाई है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, समानता का सारा कुछ दे रखा है सरकार ने। तो अब चीज़ ये है कि इस महिला का सशक्तिकरण जो समाज है वो ही कर सकता है, राइट। तो इसके लिए आप जानते हो कि जो महिलाएं हैं, जैसे किसी महिला के साथ गलत काम हो रहा है या किसी महिला के साथ दुराचार हो रहा है, तो उस समय दूसरा पर्सन क्या करता है, उस महिला की सुरक्षा करता है या उस महिला को वो समानुभूति देता है, सहानुभूति जो भी देता है। तो इसमें क्या है कि वो महिला की जो अपने आप की जो उसकी एक एम्पावरमेंट है या वो सशक्त करने की जो ताकत है वो मिलेगी। तो इससे क्या है कि ये एक नैतिकता का निर्धारण माना जाएगा, ठीक है। तो समाज भी नैतिकता का निर्धारक करता है। तो समाज किस प्रकार से है वो मैंने आपको डीपली से बताया है। चलिए चलो, तो ये चीजें आपको देखने को मिल गई हैं, ओके। लेकिन इसमें आलोचनाएं तो हैं, क्रिटिसाइज तो किया ही जा सकता है कि कुर्तियां आज भी विद्यमान हैं, हमारी परंपरा में कुर्तियां आज भी विद्यमान हैं। क्योंकि आप जानते हो कि क्या होता है, दहेज प्रथा आज भी चली आ रही है, ठीक है। कहीं कहीं आज भी बाल विवाह देखने को मिल जाते हैं, दहेज प्रथाएं आज भी देखने को मिल जाती हैं, छुआछूत जैसा आज भी प्रचलन देखने को मिल जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ओके। इसमें रूढ़िवादी परंपराएं आज भी विद्यमान हैं, आज भी रीति रिवाज से ही सब कुछ चल रहा है, ओके। तो कुछ रीति रिवाज सरकार भी मान्यता देती है, जैसे उनके अपने एक स्थानीय कानून है या स्थानीय जो भी उनकी अपने एक हिंदुत्व धर्म है या कानून है वो उनको सरकार भी मान्यता देती है। लेकिन वो दृष्टिकोण से सही है, लेकिन आप जानते हो नैतिकता के दृष्टिकोण से जरूरी नहीं कि वो उचित ही हो, वो उन पर क्रिटिसाइज होती रहती है। तो आप वो ये चीज प्रकार से आलोचना भी कर सकते हो, ओके। चलिए, तो उम्मीद करते हैं समाज नैतिकता का निर्धारण में आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ चलो, अब बात ये आती है तीसरा। तो तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा जो होता है वो होता है धर्म, ओके। तीसरा जो है वो होता है धर्म। तो धर्म जो है वो नैतिकता का निर्धारक है। तो आप एक चीज मुझे ये बताओ, धर्म नैतिकता का निर्धारक माना जाता है, वो किस दृष्टिकोण से नैतिकता का निर्धारक है? तो आप जानते हो कि धर्म की जो परंपरा रही है वो हमारे भगवत गीता में भी देखने को मिलती है, या सबके अपने अपने ग्रंथ होते हैं, ठीक है। जैसे सभी के अपने अपने हैं, हिंदुत्व का अपना एक गीता जो ग्रंथ है या महाभारत है, रामायण ग्रंथ है, इस टाइप के जो ग्रंथ होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो मुस्लिम धर्म होता है उनके अपने ग्रंथ होते हैं, सिख के अपने धर्म ग्रंथ होते हैं। तो उसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, वो एक धार्मिक दृष्टिकोण से सही है, ओके। वो धार्मिक दृष्टिकोण से सही है और वो नैतिकता की दृष्टिकोण से भी वो सही मानी जाती हैं, राइट। क्योंकि धर्म हमको कभी भी गलत चीज़ें नहीं सिखाता है, गलत चीज़ें नहीं सिखाता है, राइट। तो वो जो चीज़ें उसमें निपुण की गई हैं या जो भी उसमें सेगमेंट दिए गए हैं धर्म के अंतर्गत, या जो भी ग्रंथों के अंतर्गत दिए गए हैं, या जो हमारे यहाँ के वेद हैं उसमें दिए गए हैं, शास्त्र हैं जो भी दिए गए हैं, तो उसमें जो भी हैं तो वो सारे के सारे नियम हैं या जो रूल्स उसमें दिए गए हैं, या हमको कोई भी एक साध्य का मार्ग देने का, एक साधन साध्य का जो मार्ग है वो चीज़ें उसमें दी गई हैं, तो वो नैतिकता के दृष्टिकोण से सही है, ओके। नैतिकता के दृष्टिकोण से सही है। तो इसलिए आप जानते हो कि धर्म जो है वो एक्चुअली में नैतिकता का निर्धारक कर्ता माना जाता है। तो इसमें आप जानते हो कि क्योंकि
कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि हमारे यहाँ पर जो ब्राह्मण लोग होते हैं, पादरी लोग हैं, पंडित लोग हैं, मौलवी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो धर्म को बहुत ही दृष्टिकोण से देखते हैं, धर्म को एक केंद्रीय रूप से देखते हैं, राइट। तो जब वो धर्म को केंद्रीय रूप से देखेंगे तो 100% है कि वो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसी शिक्षाओं को देखते हैं जो नैतिकता के दृष्टिकोण से सही हो। जैसे अगर धर्म की शिक्षा दी जाती है, धर्म की शिक्षा जब दी जाती है तो धर्म का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ईश्वर की शिक्षा आप देख सकते हो, राइट। ईश्वर की शिक्षा के साथ साथ आप एक शिक्षा इस टाइप से भी देख सकते हो कि धर्म जो होता है वो ईश्वर की शिक्षा के साथ साथ हमको एक पालन करने की शिक्षा भी देता है, या हम दूसरे की आज्ञा का पालन करने की भी हमें शिक्षा देता है। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो 4 प्रकार के, हमारे यहाँ पे धर्म के लेकर के जो 4 प्रकार के अलग अलग रहे हैं, ठीक है, नियम रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे जो ब्रह्मचर्य रहा है, ठीक है, उसी में आश्रम व्यवस्था का भी रहा है, ठीक है, और बचपन से ही वो शिक्षा का आधार रहा है। तो इस प्रकार से 3-4 दिए गए हैं। तो ये जो है ना धर्म क्या है, वो अलग अलग नैतिकता का एक निर्धारक माना गया है, वो शिक्षा के बेस पर माना गया है। ओके, तो यहाँ पे धर्म जो है वो नैतिकता का निर्धारक माना जाता है, ठीक, क्योंकि ये मुझे उचित मार्ग दिखाता है। उचित मार्ग कैसे है, जैसे आप जानते हो कि अगर हमारे अंदर कोई भी कृतियाँ हैं या कोई भी बहुत सारी गलत हमारे अंदर विचारधाराएं हैं, या हम लोगों के साथ क्रूरताबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, या उनके साथ हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो इस स्थिति में होता क्या है कि अगर हम धर्म जैसे कोई भी पाठ कर लेते हैं या धर्म की शिक्षा ले लेते हैं, तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं हमें एक नया मार्ग देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईश्वर की शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, शास्त्र की शिक्षा दी जाती है, या जिसका जैसा धर्म है या जो भी उनके अपने ग्रंथ हैं तो वो उसके आधार पर उनको शिक्षा दी जाती है। तो इससे क्या है कि हमारे यहाँ पर होने वाले जो भ्रष्टाचार हैं या यहाँ पर होने वाले जो बहुत ही ज़्यादा कृतियाँ हैं उस पर कहीं ना कहीं इनका बदलाव देखने को मिलेगा, राइट। ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन बात अब ये आती है कि हमारे यहाँ पे धर्म जो है देखा जाए तो यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता का भी यहाँ पे राइट दिया गया है, ठीक है। तो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखोगे कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। ओके, तो यहाँ पे पूरा जो 25 से 28 तक दिया गया है वो क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो धर्म की जो स्वतंत्रता दी गई है तो वो क्यों दी गई, वो इसीलिए दी गई है कि ताकि व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग धर्म को मान सके, अपने अकॉर्डिंग धर्म की शिक्षा ले सके, अपने अकॉर्डिंग वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, राइट, ताकि वो धर्म को मान सकता है। तो इससे क्या है कि नैतिकता पर इसका एक प्रकार से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इसका सकारात्मक पॉइंट जाता है। क्यों? नैतिकता हमको गलत शिक्षा नहीं देती है, नैतिकता हमको कभी भी कोई प्रकार से अबद्ध चीज़ें नहीं सिखाती है। तो इसलिए धर्म जो है कभी भी हमको गलत चीज़ें नहीं सिखाता है। तो धर्म जब हमको गलत चीज़ें नहीं सिखाता है तो निश्चित तौर पर हमको अच्छी शिक्षा देखने को मिलेगी धर्म में। जब अच्छी शिक्षा मिलेगी तो ऑटोमेटिकली हम नैतिकता के बीच में इसका एक सहसंबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से धर्म भी है एक नैतिकता का निर्धारण करता माना जाएगा। चलिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना, धर्म किस प्रकार से नैतिकता का निर्धारक है, वो अलग अलग टाइप से आप देख सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी जो रहे हैं जिन्होंने धर्म को भी निकारा है, धर्म को नहीं माना है। कुछ उसमें देखा जाए तो वेस्टर्न थिंकर जो लोग जैसे हैं, तो वेस्टर्न थिंकर इतना धर्म को नहीं मानते हैं, वो फिलोसफर हैं, वो अपने साइको पे चीज़ें देखने को मिलती हैं उनमें, लेकिन बहुत कम ही वो धर्म को मानते हैं। धर्म की शिक्षा वहाँ उधर जो वेस्टर्न थिंकर रहे हैं या वेस्टर्न जो वहाँ का कल्चर है वहाँ देखने को नहीं मिलता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी धर्म के आधार पर। चलो, तो कुछ इसमें कृतियाँ हैं धर्म में भी, जैसे आडंबरी चीज़ें हैं वो नैतिकता निर्धारक नहीं मानी जाती हैं। तो आडंबरी चीज़ें में जैसे कुछ कृतियाँ हैं या कुछ रूढ़िवादी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, अंधविश्वास देखने को मिल जाता है, आडंबर देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे नैतिकता के निर्धारक नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये धर्म में ऐसा आडंबर और ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। ये तो अथर्ववेद आया है, अथर्ववेद में ये आडंबरी चीज़ें
या ये फालतू की पूजा पाठ या मूर्ति पूजा ये देखने को मिलती है। लेकिन पहले हमारे यहाँ पर जो भी ग्रंथ रहे हैं उन्होंने धर्म की शिक्षा एक प्रकार से देखी जाए तो वो हमारी एक आंतरिक शिक्षा के रूप में मान्यता दी गई थी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जो ऋग्वेद रहा है, ऋग्वेद में हर तरीके की जो भी शिक्षा दी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं। ओके, उसमें कृतियां जैसी आडंबरी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन अथर्ववेद जैसे जो वेद आए हैं इन वेदों में बहुत ही आडंबर कृतियां, मात्र पूजा, ये पूजा, महिलाओं के साथ दुराचार, इससे क्या है हमारी सीधा सीधा नैतिकता पे प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये धर्म, लेकिन इस चीज़ को लोग धर्म मानते हैं, आडंबर है ये चीज़ें हैं, इसको लोग धर्म मानते हैं। तो धर्म इसको वैसे तो ये नैतिकता की दृष्टि से धर्म में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि धर्म जो सीधा सीधा नैतिकता का जब निर्धारक कर रहा है तो आडंबर और ये अंधविश्वास ये नैतिकता का निर्धारण नहीं करते हैं। क्योंकि इससे क्या है कि आडंबरी करना या कुछ करना, महिलाओं के साथ गलाचार या कुछ भी करना, या आप देखते हो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं राग से कुछ फूका फाकी करते हैं, झाड़ते हैं। तो ये आडंबर चीज़ें हैं, ये अंधविश्वास की चीज़ें हैं, ये नैतिकता का निर्धारण नहीं करती हैं। ओके, तो ये इसके पॉइंट आप लिख सकते हो। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों की तीनों पॉइंट समझ में आ गए। पहला कौन है? कानून नैतिकता का निर्धारक है। दूसरा है धर्म दूसरा समाज नैतिकता का निर्धारक है। तीसरा जो है वो धर्म है नैतिकता का निर्धारक। राइट, चलो अब हम बात करेंगे आंतरिक स्रोत। तो आंतरिक स्रोत की अगर बात करें तो आंतरिक स्रोत में अगर देखा जाए तो वो आती है अंतरात्मा। और अंतरात्मा पे हमारे यहाँ के फिलोसफर या गांधी जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया है। गांधी जी ने तो सीधा सीधा अंतरात्मा की ही मानी कि जो हमारी अंतरात्मा का है वो ही उचित है। यानी कि जैसा भी हम निर्णय लें तो उस निर्णय में जो भी हमारी अंतरात्मा कहती है, ठीक है, जो भी हमारी अंतरात्मा कहती है वो निर्णय उचित माना जाएगा। ओके, तो ये गांधी की फिलोसफी रही है। और भी विचारक रहे हैं जिन्होंने इस चीज़ को मान्यता दी है, लेकिन सभी विचारक इस चीज़ की क्रिटिसाइज भी करते हैं, इसका आलोचना भी इसकी करते हैं। क्योंकि अंतरात्मा जो देखी जाए तो बेसिकली देखा जाए तो मनुष्य विवेकशील प्राणी माना जाता है। लेकिन अंतरात्मा क्या होती है कि कभी भी कोई भी चीज़ गलत तो नहीं लेने देती, लेकिन अंतरात्मा का इतना ज़्यादा सीधा सीधा आपको समाज में चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। लोग हमेशा गलत काम करते हैं, इसमें अंतरात्मा क्या करे बताओ? तो अंतरात्मा को समझना ही तो इम्पोर्टेंट है। जब व्यक्ति अंतरात्मा को ही नहीं समझ पाता है, अंतरात्मा क्या है, अंतरात्मा कैसे निर्णय लेती है, अंतरात्मा कैसे काम करती है, जब इस चीज़ को ही नहीं जानते हैं तो हमारी अंतरात्मा से हम कैसे निर्णय लेंगे? मुझे एक बात ये बताइए, समझ रहे हो? तो व्यक्ति जब इतना खुद ही जागरूक नहीं है, अंतरात्मा के बारे में खुद नहीं जानता है, समझ रहे हो, कोई भी कार्य करता जा रहा है, लेकिन वो अंतरात्मा की दृष्टि से सही है या गलत है वो इस चीज़ को खुद तो समझे, अंतरात्मा के निर्णय को तो समझे। जब इसी चीज़ को नहीं समझ पाएगा तो वो कैसे काम करेगा? समझ पा रहे हो ना? तो अंतरात्मा कहीं ना कहीं देखा जाए तो नैतिकता का निर्धारक है, लेकिन वो उस चीज़ को जब आप सामने प्रत्यक्ष कर पाओ तब है ना। अगर आप कोई भी निर्णय लेते हो अंतरात्मा से, अगर आपने लिया है, अगर वो सही है तो 100% नैतिकता का निर्धारक मानी जाएगी। और दूसरी बात है कि अगर आपने निर्णय लिया है वो गलत है, फिर भी आप है तो आपकी आत्मा ही से, आत्मा ही तो है, लेकिन आत्मा ने ये बात करने के लिए यस कहा है, नो कहा है, इस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हो, कैसे उसको डिफरेंट कर सकते हो? राइट, तो यही तो इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी व्यक्ति के लिए कि विवेकशील होने के नाते भी अंतरात्मा के निर्णय को नहीं समझ पाता है। समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए आप जानते हो कि आंतरिक स्रोत जो अंतरात्मा जो है वो निर्णय में कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिलोसफर के अकॉर्डिंग वो 100% सही मानी जाती है। लेकिन देखा गया कि जब व्यक्ति अंतरात्मा को नहीं समझ पाता है, अंतरात्मा को ही नहीं जानता है, तो वो निर्णय जो लेता है तो वो कैसे कहेगा कि हमने अंतरात्मा से लिया है कि कैसे लिया है? क्योंकि गांधी तो मानते हैं कि अंतरात्मा का लिया गया निर्णय कभी भी गलत हो ही नहीं सकता है, कभी गलत नहीं होता है। समझ रहे हो? लेकिन अंतरात्मा को ही समझना ही तो इम्पोर्टेंट है। जब उसी को नहीं समझ पाओगे तो आप निर्णय ले क्या पाओगे? मुझे एक बात ये बताइए, सही बात है? चलो बात अब ये आती है कि फिलोसफर जैसे जो मानते हैं वो तो ये कहते हैं कि जो अंतरात्मा होती है तो अंतरात्मा के अंतर्गत नैतिकता होती है, नैतिकता छिपी होती है। समझ रहे हो? अगर वो कार्य करती है, कोई भी कर्म करती है तो वो उचित ही करती है।
राइट। साथ ही साथ आप जानते हो कि अगर अगर कोई भी, जैसे महात्मा बुद्ध रहे हैं, जैन धर्म के जो भी प्रवक्ता रहे हैं, ठीक है, महावीर स्वामी रहे हैं, तो इन्होंने अपने अंतरात्मा से ही कोई निर्णय लिया है, यानी कि इन्होंने कोई भी कार्य किया है, महान महान कार्य किए हैं, ओके, एक भगवान के रूप बन गए हैं, तो इनकी अंतरात्मा में इन्होंने निर्णय लिया है, ठीक है, तो अंतरात्मा से निर्णय लिया है तो वो महान बन गए, तो ये उचित है। लेकिन कुछ व्यक्ति हैं अंतरात्मा से ऐसे निर्णय लेते हैं जो गलत हो जाते हैं, तो वो चीज़ कहाँ देखी जाएगी ना। तो इसके लिए आप जानते हो कि अंतरात्मा जो है, यही निर्णय लेने में अंतरात्मा जो होती है वही भूमिका किस टाइप से निभा पाती है, वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अंतरात्मा अगर नैतिकता की दृष्टि से वो गलत नहीं मानी जाती है, अंतर की दृष्टि से वो कभी भी गलत निर्णय नहीं लेती है, लेकिन जब अंतरात्मा, जब कोई भी कार्य होता है तो कहीं ना कहीं मनुष्य कार्य करता है, तो मनुष्य के अंदर अंतरात्मा ही तो होती है, तो उसे ही तो बंदिश किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि अंतरात्मा बाहर खड़ी हो गई और हम कहीं, मनुष्य जो है जेल में पड़ा है और अंतरात्मा बाहर खड़ी है कि हमने गलत काम नहीं किया है, हमने डिसीजन गलत नहीं लिया है, इस व्यक्ति ने लिया है, तो हम बाहर खड़े, हमें जेल नहीं होना चाहिए, ठीक, ऐसा तो होता नहीं है। तो वो एक्चुअली में अंतरात्मा जो भी निर्णय लेती है, व्यक्ति निर्णय लेता है, लेकिन अंतरात्मा को परख नहीं पाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है, समझ रहे हो। चलो, तो कुछ चीजें ऐसे हैं, तो अंतरात्मा कुछ चीजें डिसीजन सही लेने का प्रयास करती है। जैसे अंतरात्मा ये कहती है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, ठीक, सत्य बोलना चाहिए। अंतरात्मा कहती है हमें दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए, ठीक, अंतरात्मा कहती है कि हमें दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति, अंतरात्मा कहती है दूसरों के प्रति हमें दुराचार नहीं करना चाहिए, दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, एकदम प्रेम व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है, ये सब हमारी अंतरात्मा कहती है, ओके। तो अंतरात्मा के कुछ ये आंतरिक स्रोत हैं, आंतरिक कुछ ये जागरूक पॉइंट हैं जो अंतरात्मा इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या करती है, इसको मान्यता देती है। इसको मानती भी क्या है, वो स्वयं में ही अंतरात्मा ही इस चीज़ को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, राइट। जैसे सत्य बोलना है, दूसरे के साथ गलत नहीं करना है, दूसरे के साथ व्यवहार करना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करना है, सभी से प्रेम करना है, बंधुत्व साथ करना है, ये हमको अंतरात्मा सिखाती है, ओके, ये हमको अंतरात्मा सिखाती है, ये कोई कानून नहीं सिखाता। कानून ने तो दे दिया है कि बंधुत्व होना चाहिए, लेकिन बंधुत्व जब अंतरात्मा करेगी तभी तो होगा। तो सत्य बोलना है, बंधुत्व करना है, लोगों के साथ व्यवहार करना है, प्रेम रखना है, ठीक है, अपने पति पत्नी के बीच प्यार रखना है, तो ये चीज़ें ना है, ये अंतरात्मा के निर्णय होते हैं, अंतरात्मा इस चीज़ को निर्णय करती है। तो अंतरात्मा के कुछ जो है वो नैतिक दृष्टिकोण से अंतरात्मा ज़्यादातर सही मानी जाती है, ओके। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। चलिए, तो अंतरात्मा को समझ में आ गया ना। तो अंतरात्मा एक प्रकार की आत्मनिष्ठ मानी जाती है ना, ये वस्तुनिष्ठ नहीं होती है, हमेशा याद रखना, अंतरात्मा एक आत्मनिष्ठ होती है, ठीक, आत्मनिष्ठ के आधार पर, यानी कि ये सार्वभौम तरीके से आधार पर ये काम करती है, ना कि वस्तुनिष्ठ के आधार पर, ओके। तो इसलिए आप जानते हैं आत्मनिष्ठ का मतलब होता है कि आत्म रूप से या अपने द्वारा जो लिए गए निर्णय होते हैं, जो सामने वाले व्यक्ति के द्वारा किए गए जो भी कृत्य हैं उस पर अंतरात्मा ने जो निर्णय लिए हैं वो अगर व्यवहार के आधार पर सही माने जाते हैं, सार्वभौमिक माने जाते हैं, यूनिवर्सल तरीके से माने जाते हैं, तो वो आत्मनिष्ठ हो जाते हैं, ठीक है। चलो चलो, तो उम्मीद करेंगे ये चीजें समझ में आ गई होंगी, स्पष्ट। यार गर्मी लगने लगी। इतना समझ में आ गया। चलिए, लेकिन बात अब ये आती है कि अंतरात्मा कुछ चीज़ों में निर्णय नहीं ले पाती है। जैसे आपातकालीन में निर्णय नहीं ले पाती। अब जैसे व्यक्ति कुछ ऐसे स्थान पे रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरे होने की संभावनाएं हैं, ठीक। जैसे मान लो कि भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल क्षेत्र हैं, जहाँ पर आपदा जैसी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आने की संभावनाएं रहती हैं। तो उस स्थिति में वहाँ पे जो लोग अपने जीवन को सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे अपना जो भी व्यवहार कर रहे हैं,
तो वो कहीं ना कहीं देखे जाएं तो उनके सामने एक चुनौती बनी रहती है, वो रहती है प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के। तो वहाँ पर वो व्यक्ति रह रहा है, वो उसकी परिस्थिति बस रह रहा है, उसके वहाँ पे उसका जीवन है, अपने जन्म लिया, वहाँ रह रहा है, बाहर कहाँ जाएगा। तो वहाँ पर क्या है कि कोई भी अगर प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं, ठीक है, तो जब प्राकृतिक जैसी आपदाएं जब देखने को मिलती हैं तो उस स्थिति में ये व्यक्ति जो है एकदम प्राकृतिक आपदा आती है तो ये अंतरात्मा से निर्णय नहीं ले पाता है कि वो क्या करे, ठीक है। तो इस स्थिति में ये व्यक्ति है गलत डिसीजन में भी चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाएगा, तो उल्टा कदम उठा लेगा, क्योंकि उस समय अंतरात्मा भी निर्णय नहीं ले पाती है, ना वो सोच समझ पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से वो घिर जाती है। तो उसकी अंतरात्मा जैसे ही चारों तरफ से जब अंतरात्मा घिर जाती है आपातकालीन व्यवस्था में, तो उस स्थिति में ये निर्णय नहीं ले पाता है, राइट। और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि सामाजिक, आप घरेलू समाज में ही देख लो कि लोग क्या करते हैं, गलत गलत अपना कदम उठा लेते हैं, जैसे कि खुदकुशी कर लेते हैं या फांसी लगाते हैं। तो ऐसी चीजें हैं ना, उस स्थिति में ये अंतरात्मा का निर्णय नहीं लेते हैं, ना अंतरात्मा की ये सुनते हैं, राइट। क्योंकि अंतरात्मा कभी भी गलत कृत्य करने के लिए कभी भी उत्साहित नहीं करती है, हमेशा हतोत्साहित करती है, गलत कर्म नहीं करना है, कभी भी प्रोत्साहन नहीं दे सकती है गलत कदम के लिए। इसलिए जानते हो कि अंतरात्मा से ही निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अंतरात्मा खुद जब फंस जाती है आपातकालीन स्थिति में, तो उस स्थिति में प्राकृतिक चीज़ें जैसी स्थितियाँ जब बनती हैं तो उसमें अंतरात्मा निर्णय नहीं ले पाती है। तो उस स्थिति में अगर व्यक्ति के साथ कोई भी चीज़ घटित होती है तो वो कभी भी नैतिकता की दृष्टि से गलत नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वो चीजें नेचुरली प्रोसेस है, नेचुरली की दृष्टि से व्यक्ति के साथ आघात हुआ है तो नैतिकता की दृष्टि से गलत नहीं है। लेकिन व्यक्ति कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी व्यक्ति अंतरात्मा का साथ निर्णय नहीं ले रहा है, अंतरात्मा की नहीं समझ रहा है, फिर भी गलत कदम उठा रहा है, तो वो नैतिकता की दृष्टि से वो गलत है। क्योंकि अंतरात्मा की उसने नहीं सुनी, अंतरात्मा की उसने नहीं मानी, तो इसलिए वो व्यक्ति जो है नैतिकता की दृष्टि से उसने गलत कृत्य किया है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी स्पष्ट रूप से। चलो, तो अब नैतिकता, अब देखो अंतरात्मा जो है किस प्रकार से हमारे शासन प्रशासन व्यवस्था में भी ये काम करती है। तो आप जानते हो कि अंतरात्मा जो होती है वो बेसिकली देखा जाए क्योंकि हम कितने भी नियम कानून सब कुछ पढ़ लें, राइट, समझ रहे हो, कितने भी नियम कानून और पढ़ लें या कितने भी हमें नैतिक शिक्षा पढ़ लें या कुछ भी पूरी नीति शास्त्र पढ़ लें, राइट, लेकिन आप जानते हो कि अगर हम ऊपर उच्च स्तर पर बैठे हैं, जैसे आईपीएस अधिकारी बैठा है, डीएम बैठा है, एसडीएम बैठा है, ये अगर कोई भी कृत्य कर रहे हैं, कोई भी निर्णय ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप जानते हो कि ये अंतरात्मा से भी निर्णय लेते हैं, राइट। अगर आप समझ लीजिए मेरी बात को, जैसे क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है, यहाँ हम थोड़ा मनोवृत्ति को चर्चा करेंगे कि एक व्यक्ति जो है, जैसे यहाँ पे हम संवेगात्मक बुद्धि का चर्चा करेंगे थोड़ा, ठीक है। जैसे आप जानते हो कि एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, यहाँ पर मान लो एक अधिकारी है, ठीक है, यहाँ पब्लिक है, बहुत सारी पब्लिक है। अगर इस पब्लिक के साथ कोई भी गलत अगर धोखे से हो गया है तो ये पब्लिक इतनी समझदार अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा तो नहीं होता है, पब्लिक में तो अनपढ़ भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं। तो कुछ ऐसे अनपढ़ एकदम कपटी टाइप के व्यक्ति होते हैं जो उस अधिकारी के साथ गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो अधिकारी के साथ अगर कोई भी गलत कदम उठा है तो उस समय अधिकारी को अपने आप को संवेग को नियंत्रण करना है, तो वो उस टाइम अंतरात्मा का निर्णय लेगा, क्योंकि नियम कानून में ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें गलत कदम नहीं उठाना है, तुम्हारे सामने गोली चल रही है तो तुमको नहीं रोकना, कैसे भी वो लिखा जरूर है, लेकिन व्यक्ति फिर भी अंतरात्मा की सुननी चाहिए पड़ेगी। तो उस अधिकारी को अंतरात्मा से भी निर्णय लेने होते हैं। अगर अंतरात्मा से निर्णय वो नहीं लेता है तो कभी भी वो देश को नहीं चला सकता है, राइट। क्योंकि नीचे जितने भी अधिकारी बैठे होते हैं, नीचे लेवल के जो भी कांस्टेबल लेवल के जो लोग होते हैं या नीचे स्तर के जो लोग होते हैं, वो भ्रष्ट होते हैं, ठीक है। उन पर कैसे लगाम लगानी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, उस पर अधिकारी का ऊपर का पावर रहता है, तो वो अपनी अंतरात्मा से भी निर्णय लेता है। अगर नीचे के लोग गलत काम कर रहे हैं और गलत पेशी दे रहे हैं जाकर के, तो वो जो व्यक्ति है, अगर उसे लगता है अधिकारी को कि ये गलत हुआ है, इसके साथ में ऐसा नहीं है, तो अंतरात्मा से वो निर्णय लेते हुए वो इस चीज को भी डिस्क्राइब कर सकता है, इस चीज को वो खत्म भी कर सकता है, हटा भी सकता है, राइट। तो और जो नीचे के लोगों को है उनको दंड भी दे सकता है। तो आप एक चीज समझिए कि जब तक अंतरात्मा प्रशासनिक लेवल में काम नहीं करेगी ना, तो प्रशासन नहीं चल सकता है, ओके। चाहे डीएम बैठे हो, चाहे एसडीएम, चाहे डीआईजी, आईजी कोई भी हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये अपनी अंतरात्मा से भी इनको निर्णय लेना पड़ता है, ये 100% श्योर है।
चलिए समझ में आ गया। क्योंकि बहुत सारे संघर्ष देखने को मिलते हैं, अधिकारी हैं तो अधिकारी को तो बहुत सारी फेसेस झेलनी पड़ती हैं सामने से, तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस चीज़ों को सामना करना पड़ता है उनको। तो जब वो सामना करेंगे तो निश्चित तौर पर जैसे द्वंद्व जैसी स्थिति मिल जाए, संघर्ष जैसी स्थिति मिल जाए, तो उस स्थिति में इनको अंतरात्मा से ही निर्णय लेने पड़ते हैं, उचित एवं अनुचित तरीके से, क्योंकि अंतरात्मा कभी भी गलत निर्णय नहीं देती है। तो अंतरात्मा हमेशा रियल निर्णय देती है, सही डिसीजन देती है। तो इस बेसिस पे आप जानते हो कि जो भी व्यक्ति कदम उठाएगा उस टाइम पे तो उसके साथ कैसा व्यवहार कैसा करना चाहिए, तो वो अधिकारी जो है उसके साथ जो कृत्य करेगा वो भी एक अंतरात्मा से ही करेगा 100%। समझ रहे हो? तो अधिकारी को, प्रत्येक अधिकारी है, कोई भी अधिकारी है, उसे अंतरात्मा से ही निर्णय लेने चाहिए और अधिकारी लेते भी हैं। ठीक है, अधिकारी बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही समझदार होते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तीव्र एवं तीव्रता होती है उनके अंदर, समझने की बहुत ही गतिविधि बहुत ही स्ट्रांग होती है, हर चीज़ में लेकर के उनकी पावर होती है। तो वो उस चीज़ को समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब वो कोई डिसीजन देते हैं। ऐसे नहीं है कि तुरंत देखा और डिसीजन दे दिया। वहाँ पर डिसीजन जैसे ही गलत दे, अगर अधिकारी गलत भी दे रहा है डिसीजन ना, तो वहाँ अंतरात्मा से उसने नहीं लिया निर्णय। अंतरात्मा से निर्णय अगर लेगा तो अधिकारी कभी भी गलत निर्णय नहीं दे सकता है, 100% श्योर है। इसलिए आप जानते हो कि प्रशासनिक लाइन में, अधिकारी लाइन में, चाहे डीएम हो चाहे एसडीएम हो, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है तो 100% है कि वो अंतरात्मा से निर्णय लेता है। समझ में आ गया? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अंतरात्मा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन इसमें कुछ आलोचना ये है कि लोग अपनी अंतरात्मा को नहीं समझ पाते हैं तो भी वो गलत कृत्य करते रहते हैं। ठीक है, तो वो तो अशिक्षित की श्रेणी माने जाएंगे, क्योंकि अशिक्षित लोग जो हैं वो हमेशा एक सही दिशा में काम करेंगे, सही निर्णय लेंगे और हमेशा सोच समझ के ही कोई कदम उठाएंगे। चलिए, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, स्पष्ट। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको नैतिकता में जो निर्धारण करने वाले कारक हैं, धर्म है, समाज है, कानून है, अंतरात्मा है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक परिणाम भी माना जाता है कि परिणाम भी नैतिकता का निर्धारण करता है, क्योंकि परिणाम अगर देखा जाए तो परिणाम क्या है कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मेहनत जो है वो आपने नैतिकता की दृष्टि से सही से नहीं की है। ठीक है, क्योंकि नैतिकता की दृष्टि से अगर आप कोई भी मेहनत लगाओ, अगर तरीके से मेहनत करते हैं, अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपको परिणाम मिलेगा। तो परिणाम बाद यही कहता है कि अगर आपने निरंतर मेहनत किया है, स्ट्रेटेजी के साथ कर्म किया है, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर असफलता की बात नहीं करता है परिणाम बात हमेशा सफलता की बात करता है। जब आप उचित तरीके से काम करेंगे, निरंतर मेहनत करेंगे, लगन से मेहनत करेंगे, तो 100% है किसी ना किसी दिन परिणाम आएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि जिस लाइन में आप मेहनत कर रहे हो उसमें परिणाम आए, लेकिन किसी भी लाइन में आएगा, लेकिन अच्छा परिणाम आएगा, ये परिणाम बात कहता है, राइट। लेकिन ये परिणाम जब आता है तो नैतिकता की दृष्टि से उचित माना जाता है, राइट। जब परिणाम आता है तो वो नैतिकता की दृष्टि से उचित माना जाता है। अगर वो परिणाम गलत आया, अगर तुमने मेहनत की, पढ़ाई की और कुछ रिजल्ट नहीं आया और जीवन में कुछ कर नहीं पाए, तो वो नैतिकता की दृष्टि से गलत है, क्योंकि आपने मेहनत जो थी वो आपने नैतिकता की सही से नहीं की, वो नैतिकता के दृष्टिकोण से सही से नहीं की, मेहनत अच्छी लगन से नहीं की। और नैतिकता जो है हमको सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कर्म करना चाहिए तो वो कर्म के प्रति वो एकदम स्पष्ट है और एकदम लगन से मेहनत करना चाहिए, तभी व्यक्ति सफल होगा। तो ये परिणाम जो है वो भी एक नैतिकता का निर्धारक माना जाता है। ठीक है, तो वो कैसे है वो मैंने आपको बता दिया किस टाइप से है। चलिए, तो इसमें बहुत सारे परिणाम में निर्धारक कंडा में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे सुखवाद है, उपयोगितावाद है, परिणामवाद है, बहुत सारे हैं। तो इनको हम डिटेल से कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, या हम देखते हैं कि दोबारा अगर हमको टाइम मिलता है तो रात में हम कंप्लीट इसे करवा देंगे। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि नैतिकता के निर्धारण में कौन कौन जिम्मेदार हैं, कैसे हैं, इनकी मतलब इनके सकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है, आलोचनाएं क्या हैं। ठीक है, इस पे हमने डिटेल से आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा। धन्यवाद।